तो सर कभी आपने कोई बॉलीवुड का केस लिया है? 200 से ज़्यादा मैंने केस किए होंगे। 200 से ज़्यादा? अभी ज़्यादा लड़के आते हैं लड़कियां आती हैं आपके पास? आज से कुछ साल पहले तक हमारे पास लड़कियां ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अब कुछ साल से लड़के हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं लड़के डरे हुए हैं? लड़का जो है वो अभी डेंजर जोन में है। तो सर कोई आप ऐसे बताएंगे मुझको केस जो आपने बहुत ही छोटे लाइक कम से कम एज का लिया हो? एक केस आया था हमारे पास, उसमें 16 और 17 साल के दो बच्चे थे। वो हमारे पास आए और माँ इतना बिजी रहती थी और फादर बाहर जाते रहते थे। अच्छा, तो उनके फादर का अफेयर चल रहा था? अफेयर चल रहा था और उधर से मदर का भी अफेयर चल रहा था। मदर का भी अफेयर था? मदर का अफेयर चल रहा था, इसलिए वो फादर को टोक नहीं रही थी। और अच्छा। फादर का अफेयर चल रहा था इसलिए वो मदर को नहीं टोक रहे थे। दोनों की आपस में रजामंदी थी, साठगांठ थी। तो इसको हम जनरली आज की डेट में स्लीपिंग डिवोर्स भी बोलते हैं। तो सर आपकी जो इंडस्ट्री है पूरी डिटेक्टिव वाली, इसकी सर कुछ डार्क साइड के बारे में आप बताना चाहें? बहुत सारी नाइट फ्लायर्स आ गए हैं यहाँ पे। सर नाइट फ्लायर्स कहें तो? नमस्कार, मेरा नाम आशु प्रजापति है एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइक कोरियन टॉक्स। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इज अ रिनाउंड डिटेक्टिव राहुल राय गुप्ता एंड दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय साइक कोरियन मैट्रिमोनियल सर्विसेज। लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। तो सर जैसा कि आप डिटेक्टिव हैं, हम सबको पता ही है, तो सर कैसा लगता है अभी आपको? मुझे लगता है मैं भी एक आम इंसान हूँ, तो जैसे आपको लगता है जो आप काम करते हो, तो मेरा ये प्रोफेशन है। और हम अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं सभी लोग, तो सभी लोग अपना अपना प्रोफेशन जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं सम टाइम अगर कुछ अच्छा काम होता है तो। और बेस्ट देने की कोशिश करते हैं समाज को, देश को, लोगों को, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, और ख़ुद को भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ कर पाता हूँ, देश के लिए कुछ कर पाता हूँ, और अपने लोगों के लिए, जो हमारे हिंदुस्तान के बहन भाई हैं, दोस्त हैं हमारे, उनके लिए मैं कुछ कर पाता हूँ। तो अच्छा लगता है कुल मिला के। तो सर कभी ऐसा हुआ है लाइक आपसे तो लोग डरते ही होंगे? मुझे नहीं लगता डरते हैं, बट ये है कि हाँ, जो बैड पीपल हैं इस सोसाइटी के, तो वो पंगा लेने से डरते हैं कि भाई इस मतलब ऐसे प्रोफेशन से, जैसे कोई पुलिस वाले से पंगा नहीं लेता, कोई लॉयर से, वकील से पंगा नहीं लेता, उसी तरीके से डिटेक्टिव से भी कोई पंगा नहीं लेता खामखा का, कि भाई झगड़ा नहीं करना, बदमाशी नहीं करनी कोई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट थोड़ा बहुत मुझे मेरे प्रोफेशन से एडवांटेज मिल जाता है मुझे। तो सर जैसे आप काफ़ी केसेस डील करते होंगे, तो सर कभी आपने कोई बॉलीवुड का केस लिया है? तो मैंने काफ़ी बॉलीवुड के केस किए हैं। ओके। और करीब मतलब 200 से ज़्यादा मैंने केस किए होंगे। 200 से ज़्यादा? जी। टॉलीवुड के भी किए हैं, साउथ फिल्मों के जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं। और एक टाइम पे आपको याद होगा कि जब सीडी आती थी, अब तो सीडी नहीं आती, यूट्यूब पे सारा कुछ आ जाता है। उस समय सीडी आती थी, फिल्म रिलीज़ हो जाती थी, रिलीज़ के बाद सीडी बिकती थी, ठीक है ना। तो उसकी डुप्लीकेसी बहुत होती थी। ओके। तो हम उसमें भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते थे प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलके, कि डुप्लीकेसी ना हो, है ना। तो वहाँ से हमने अपनी जर्नी बॉलीवुड के साथ, टॉलीवुड के साथ स्टार्ट की थी। और अब तो हमारे पास जो सेलिब्रिटीज़ के केसेस आते हैं, वो मैट्रिमोनियल के भी आते हैं, पोस्ट मैट्रिमोनियल के ज़्यादा आते हैं, प्री मैट्रिमोनियल के भी आते हैं, लव अफेयर केसेस भी आते हैं, चाइल्ड कस्टडी के केसेस भी आते हैं। तो जितने और समाज के लोग हैं, देखिए वो भी तो एक समाज का हिस्सा है, बॉलीवुड टॉलीवुड जो भी हो, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम्स वही हैं जो हमारे साथ हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम तो सबके साथ वही है। अगर किसी की शादी हो गई तो लॉ सबके लिए बराबर है, हाँ जी, ठीक है ना। तो लॉ अपने हिसाब से काम करता है। अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है तो उसके लिए लॉ वैसा ही काम करता है। तो हमारी ज़रूरत सब लोगों को पड़ती है। तो उसी तरीके से बॉलीवुड को भी पड़ती है। तो जहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है, यहाँ पे हम फिट होते हैं, यहाँ पे उनको कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कोर्ट ऑफ लॉ में देने के लिए, कुछ सबूत इकट्ठा करने होते हैं, तो वहाँ पे वो हमें याद करते हैं और हम उनके लिए काम करते हैं। तो सर कोई केस अगर आप बता पाएँ किसी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस का? जनरली क्या होता है कि जब हम किसी भी सेलिब्रिटी के लिए काम करते हैं,
तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होता है उसके। ओके। तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में ये होता है कि कभी भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनकी जो जानकारी है, उनका नाम है, उनकी पहचान है, वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ में जो भी उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है अपने केस से रिलेटेड, उसकी भी जानकारी हम किसी को नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं पर्टिकुलरली केस तो नहीं बता सकता, बट हाँ हम मतलब करते रहते हैं। रिसेंटली में कुछ ऐसी डिवोर्स हुए भी हैं, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया है। किसी का नाम लेना ठीक नहीं है जी, ठीक है ना। और लव अफेयर के केसेस बहुत होते हैं, तो उसमें भी हम काम करते रहते हैं। तो सर आप कुछ बता पाएंगे आइडिया कि किस टाइप का होता है? लाइक आपने बताया प्री मैट्रिमोनी होता है, पोस्ट मैट्रिमोनी होता है, तो किस टाइप के क्या क्या आपके पास आते हैं? जनरली जो मतलब केसेस हमारे पास होते हैं, अभी दो तरीके के केसेस आते हैं ओवरऑल। एक पर्सनल केसेस आते हैं, एक कॉर्पोरेट केसेस आते हैं। तो पर्सनल केसेस में शादी से पहले की जांच हो गई, शादी के बाद की जांच हो गई, और शादी के बाद की जांच के बाद अगर कोई डिवोर्स का मामला बनता है, दो लोग इतना एक दूसरे से दुखी हो जाते हैं कि वो साथ नहीं रहना चाहते, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं। तो उनको फिर सबूत चाहिए होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में कानून है कि आप ऐसे ही जाके डिवोर्स नहीं ले सकते। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर है कि आप शाम को एक लड़की से मिले और उसके साथ आप सेक्स किया आपने, और उसके बाद आप उन्होंने शादी कर लिया आपने जाके, और सुबह पता चला जी आपको लड़की का नाम भी नहीं पता, लड़की को आपका नाम नहीं पता, और सुबह आपको लगा कि आपने तो गलती कर दी। और सुबह आप कोर्ट जाते हो और जज को सारा वाक्य बताते हो, एज इट इज़ बताते हो, और जज आपको डिवोर्स दे देता है। ओके, बाहर इतना इजी है? हाँ, बाहर इतना इजी है, इतना इजी शादी करना, इतना इजी डिवोर्स लेना। अच्छा, तो इस केस में क्या एलिमनी वगैरह नहीं होती? एलिमनी नहीं होती जनरली। ऐसे डिवोर्स में जो होते हैं उसमें कुछ टर्म्स वो यूज़ करते हैं, तो उसमें एलिमनी का कुछ होता नहीं है। तो सर अभी ज़्यादा लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं आपके पास? तो आज से कुछ साल पहले तक हमारे पास लड़कियां ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। लेकिन अब कुछ साल से लड़के हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं लड़के डरे हुए हैं? लड़के डरे भी हुए हैं, और लड़कों के ऊपर ज़्यादा केसेस भी हो गए हैं, और जो शादी का कॉन्सेप्ट था वो बहुत हिल गया है आज की डेट में। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया कि लोगों को लगता है कि हम शादी चली तो चली, नहीं तो हम डिवोर्स ले लेंगे, और जो शादी में पैसा खर्च किया है उसके ब्याज के साथ उसके मतलब और बहुत सारे खर्चे ले लेंगे, वो पति दे ही देगा हमें। तो मतलब ये एक दिमाग में लड़कियों के हो गया है कि भाई हम ले ही लेंगे पैसा। तो उन्होंने इसको एक बिजनेस बना लिया है कि शादी चल गई तो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, नहीं चली तो फिर देख लेंगे क्या करना है। तो सर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपके पास कोई लड़का आया हो और किसी लड़की ने उसको एलिमनी के केस में फंसा रखा हो और आपने उसको निकलवाया हो? ये तो केस हमारे पास आती हैं, रेगुलर हम केसेस करते ही हैं। लड़के लोग हमारे पास आते हैं, उनकी वाइफ सेपरेट हो चुकी होती हैं, उन्होंने कोर्ट में केस किया होता है, 498A का किया होता है, अपना डॉरी का, डोमेस्टिक वायलेंस का किया होता है, एलिमनी का किया होता है, मेंटेनेंस का किया होता है। तो उसमें हम साबित करते हैं कि लड़की जॉब करती है। अगर करती है तो बेसिकली हम सच्चाई पता लगाते हैं। हम ना तो लड़की वाली साइड में हैं ना लड़के वाली साइड में हैं, हमें किसी साइड में होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम वो पता लगाते हैं जो सच्चाई है। अगर लड़की नहीं काम करती तो हम वो रिपोर्ट दे देते हैं कि लड़की काम नहीं कर रही है, तो फिर उसको पैसा देना पड़ता है कुछ ना कुछ, जो भी कोर्ट डिसाइड करता है। और अगर वो काम करती मिल जाती है तो उस हिसाब से उसकी जो गुजारा भत्ता है या मेंटेनेंस है वो कम हो जाता है या नहीं देना पड़ता उसमें। तो ऐसे केसेस हम करते ही रहते हैं। तो जजमेंट में भी हमारे नाम आते हैं और हम रिटन रिपोर्ट देते हैं इसमें, और आए दिन केसेस आते हैं इसमें। ओके सर, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो सर अभी आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ लड़कों की मौत हो रही है, जी, उनकी ही गर्लफ्रेंड्स या फिर बीवियाँ उनको मार दे रही हैं, तो उस पे अभी आपने एक मुस्कान वाला केस देखा होगा। जी। तो उस पे आपका क्या कहना है? लोगों के अंदर जो सहन शक्ति है, पेशेंस है नहीं है, और इतना सारा डेटिंग ऐप्स आ गए हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। तो उसमें क्या होता है कि एक जो लॉयल्टी है वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, तो लोगों को लगता ही नहीं कि कुछ हम गलत कर रहे हैं,
ठीक है। अब मुस्कान वाला जो केस है, मेरठ वाला, अगर वो लेंगे तो उसको लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। हाँ। ठीक है। तो शुरुआत कैसे होती है कि वो नशा कर रही है, कोई शराब पी रही है या कोई और नशा कर रही है, दूसरा बंदा मिल गया उसको, नशेड़ी मिल गया, और अब वो नशा करते 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 उसका ऐसा आ गया कि नशे के बिना वो रह नहीं पाती है। हाँ। जो मैंने इस केस को स्टडी किया है तो उसमें सबसे बड़ा दोष उसके नशे का है, और दूसरा दोष मुझे ऐसा लगता है कि उसका पति क्योंकि दूर था उससे, तो उसको वो जो एक गैप भी मिल गया, तो वो भी एक कारण रहा हो सकता है कि वो अकेली थी, उसको कोई एक किसी ने बरगलाया, एक मतलब कोई लाइफ में आया उसका पुराना दोस्त। तो सर जैसे अभी आपने एक बात बोली बरगलाया, तो ऐसा हमेशा लड़के के साथ ही क्यों कहा जाता है? ऐसा भी तो हो सकता है लगे लड़की ने किया वो काम। जनरली आप अगर समाज में देखेंगे तो लड़की जनरली नहीं बोलती, जाके किसी लड़के के आगे पीछे चक्कर नहीं लगाती, उसके घर के आसपास नहीं घूमती। हाँ, नहीं, ठीक है ना, सीटी नहीं मारती लड़के को देख करके। और कुछ केसेस ऐसे होते भी हैं कि यहाँ पे लड़का बहुत हैंडसम है या बहुत इस तरीके का है कि हो सकता है कि ऐसा भी हो, या सेलिब्रिटी टाइप का कुछ हो, तो ऐसा हो सकता है, हमारे सामने आती केसेस। बट इन जनरल जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जैसे मुस्कान की फैमिली है या उसका स्टेटस है, उस स्टेटस की जो लड़कियां हैं वो जनरली लड़कों के आगे पीछे चक्कर नहीं लगाती हैं। ठीक है ना, लड़का चक्कर लगाएगा, तो इसलिए हम लड़के के बारे में ऐसा बोलते हैं कि लड़की, अगर होता क्या है कि अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, ठीक है, तो जो फीमेल फ्रेंड है वो आपको फ्रेंड समझती है। ठीक है, लेकिन आप लड़का उसको कुछ और सिर्फ फ्रेंड नहीं समझते उसको। आप जब मौका मिलेगा आप चौका मार दोगे। ठीक है ना, जैसे ही उसके पति ने या बॉयफ्रेंड ने कुछ ऐसी चीज की, हरकत की या उसका दिल दुखाया, तो आपका कंधा तैयार है, आपका कंधा तैयार है देने के लिए कि लो भाई मैं आ गया हूँ, बता क्या करना है। ठीक है, इसको छोड़ मैं हूँ, है ना। बिल्कुल। ये देखे बिना कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी इमोशनल अभी मतलब अंदर से वो कितनी टूटी हुई है, आप कैसे, लेकिन आपका मकसद है कि अपने फ़ायदा उठाना है उसका, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है ना, तो वो लड़के लोग करते हैं और इस वजह से लड़कियां फंस जाती हैं और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। और इस केस में यही हुआ कि भाई दोनों मिले होंगे, कॉलेज के ज़माने के, स्कूल के ज़माने के दोस्त थे, तो लड़की ने उसको दोस्त समझा और धीरे धीरे करके वो पास आते गए, और कब वो उनके बीच में संबंध बन गए, कब वो दारू पीने लग गए, कब वो नशा करने लग गए, कब वो ड्रग्स लेने लग गए, जो भी वो करते होंगे, तो वो उनको भी, लड़की को भी नहीं पता चला। ठीक है, तो इसी नशे के चक्कर में उसका कत्ल हो गया, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, लड़कियों के लिए लड़कों की कमी नहीं है और लड़कों के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। तो सर हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में फ़ोन्स नहीं होते थे और डेटिंग ऐप्स वगैरह लोग यूज़ नहीं करते थे, नहीं होते भी नहीं थे, तो इसलिए हमारे रिलेशनशिप लंबे चलते थे, टिक जाते थे, और ये सब ऐसे केसेस सामने भी नहीं आते थे। लोगों के अंदर एक मॉरल वैल्यू थी पहले, जो आजकल ख़त्म हो गई है। लॉयल्टी थी पहले, अब ख़त्म हो चुकी है, और ये दोनों तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से हो रहा है। ताली कभी भी एक हाथ से तो बजती नहीं है। तो पहले लड़के लड़कियों को यूज़ करते थे, अब लड़कियां लड़कों को यूज़ करती हैं हर तरीके से। ठीक है ना, अभी लड़कियों का ज़माना है, लड़कियों की बारी है, और धीरे धीरे लॉ चेंज होंगे, धीरे धीरे चेंज होगी, लेकिन इसको 10-20 साल अभी लग जाएंगे। तो सर जैसे आपने वही बोल दिया लॉ वाली बात, तो कहीं ना कहीं हम इसमें लॉ को कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, या फिर अगर हम सही वर्ड बोल रहा हूँ मैं, कि लड़कियों को थोड़ा जो फायदा उठाने वाली जो चीज़ है, लड़का जो है वो अभी डेंजर जोन में है। जो एक मेल फर्टर्निटी है वो अभी डेंजर जोन में। पूरा मर्द डरा हुआ है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हो गए, ठीक है, अगर आप एक लड़की की तरफ से देखोगे भी, अगर आप रोड पे चल रहे हो और लड़की एक आगे चल रही है, आपने उसके साथ कुछ किया नहीं किया वो एक अलग बात है। अगर उसने जाके अपने माँ बाप को खबर कर दी कि फलाना लड़का मेरा पीछा कर रहा था, हो सकता है उसको गलतफहमी हुई हो। ऐसे बड़े केसेस आते हैं कि सामने वाले को कई बार गलतफहमी हो जाती है और वो खबर कर देता है और पुलिस केस बन जाता है। 354D का केस बनता है पीछा करने का। ओके, ठीक है, तो उसमें आपको सजा हो सकती है। ठीक है, आपके ऊपर केस बन गया। अब ये केस हमारे जुडिशियल सिस्टम में सालों साल चलता रहेगा, 8-10 साल खींच जाएंगे।
आप 18 से 28 साल के हो जाओगे, आपका कैरियर शायद बनने से पहले बिगड़ जाएगा। ओके। बट वो केस खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसलिए लड़के आगे निकलना पसंद करते हैं। तो मतलब ये अच्छी बात है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि अच्छा इंसान वही है, अच्छा मेल वही है जो लड़की अगर आपके आसपास है उसको आप डर का एहसास ना होने दो, कंफर्टेबल है आपके साथ, आपके साथ कंफर्टेबल है, चाहे वो आपकी दोस्त है, चाहे बहन है, चाहे माँ है, चाहे आपकी बीवी है, चाहे आपकी कोई कुलीग है। तो उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि वो आपके साथ है तो असुरक्षित है। तो वो सुरक्षा की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हो उसको। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, हाँ जी, तो मैं ये सोचता हूँ कि लड़कियाँ क्यों करती हैं ऐसा, क्यों? ठीक है। आप देखते हो साइबर क्राइम बहुत होते हैं, बहुत। डेटिंग ऐप पे एक लड़की आपको मिली, ठीक है, बड़ी बड़ी खूबसूरत सी लड़की है, तो उसने पूछा आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपने कहा मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो कहती मैं भी दिल्ली में रहती हूँ। ऐसा करते हैं यार, इस पे क्या बात करनी, ऐप पे क्या बात करनी, मिल लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वो आपको किसी कैफ़े में बुला लेती है, आप चले जाते हो कैफ़े में, आप कहते हो यार पब्लिक प्लेस पे तो बुला रही है, हाँ। हो सकता है आप बड़े थोड़े कॉन्फिडेंट हो और थोड़े आपको ये हो कि अलर्ट हो, आपको लगे कि भाई कुछ गलत ना हो जाए मेरे से, आप किसी दोस्त को भी बताते हो। तो दोस्त को जब आप बताते हो तो आप ये भी बताते हो कि वो बुला कहाँ रही है। बिल्कुल। तो आपको उसने कैफ़े में बुलाया, पब्लिक प्लेस पे बुलाया, दोस्त भी कहेगा यार पब्लिक प्लेस पे बुला रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम चले जाओ, अपना मिल के आ जाओ, पता चल जाएगा। बाहर कहीं उसके साथ जाना मत, कहीं पे उसके रूम वगैरह पे मत जाना या उसके घर पे मत जाना, पब्लिक प्लेस पे मिल लो। आप पब्लिक प्लेस पे मिले, कैफ़े में मिले, लास्ट में बिल आया, बिल 10-15 हज़ार रुपये का आ गया। और उसने क्या, जितने भी यहाँ पे पॉडकास्ट सुनने वाले हैं, यंगस्टर अगर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये हादसा हुआ होगा, और बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि हम लुट गए हैं। हाँ, बहुत, ठीक है, बहुत लेट रियलाइज होता है, बहुत लेट रियलाइज होता है, या होता ही नहीं है कुछ लोगों को। तो वो लड़की क्या है, दोबारा नहीं मिलेगी आपसे। हाँ वो तो है, मिलेगी तब जब आप फिर किसी कैफे में जाओगे, ठीक है। तो क्या है, कैफे वाले क्या करते हैं, कैफे वालों का इंतजाम क्या होता है कि वो ऐसी लड़कियों को हायर करते हैं, उनको सैलरी देते हैं, ठीक है, और उनका मकसद होता है कि लड़के लोगों को कैफे में लेके आना है, जो 2000 का बिल है वो 15,000 का बनाएंगे। ओके। रेट लिस्ट कुछ होगी और बाद में बिल कुछ दिखाएंगे, क्योंकि आप एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठे फिर हो, आप वहाँ पे वो तो भी नहीं कर सकते। आपको ये भी दिखाना है कि भाई लड़की को ये ना लगे कि भाई आपके पास तो पैसा ही नहीं है, फिर आए क्यों। आपको अपनी मतलब रिस्पेक्ट भी बचानी है, ठीक है ना, इज्जत भी बचानी है, तो इसलिए वो आप बिल पे कर देते हो। बट बाद में जब आप कैफ़े से निकलते हो तो शायद आपको ये एहसास होता है कि आप लुट गए, क्योंकि वो लड़की शायद आपका नंबर ब्लॉक कर देगी, ठीक है, आपसे बात नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया। एक बार आप ले आए, आप उसके साथ चले गए, अब वो दूसरे शिकार की तरफ होगी, या हो सकता है 1 घंटे बाद फिर आके बैठ जाए वो किसी और के साथ बैठ जाए आके, क्योंकि उसका ये धंधा है, ठीक है। तो अब इसमें लड़की की सोच क्या है, मैं ऐसी लड़कियों से मिला और मैंने उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश की कि वो सोचती क्या है। वो कहती जी क्या हो गया, लड़का हमारे पास आ क्यों रहा है, उनका देखो सोचने का नजरिया देखो। हाँ जी। वो कहती है कि लड़का हमारे पास क्या करने आ रहा है, हमारी पूजा करने तो आ नहीं रहा, हाँ, ठीक है, उसको भी हमसे कुछ चाहिए। हाँ, अगर मेरी जगह पे एक बड़ी बदसूरत सी लड़की होगी तो क्या वो उससे मिलने आएगा? सही बात है, तो जाहिर सी बात है नहीं आएगा। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी बाहरी सुंदरता देख रहा है, वो हमें देख रहा है कि हम सेक्सी हैं, हम हॉट हैं, तो इसलिए वो आ रहा है। उसको लगता है कि कुछ ना कुछ बन जाएगा, कुछ ना कुछ मेकआउट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वो आ रहा है। तो जब उसके मन में गंदगी है तो हम उस गंदगी का फ़ायदा क्यों ना उठाएं, ठीक है। तो वो फ़ायदा उठा रही हैं उसका, ठीक है, लड़के फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे हाथ में है कि हमें बचना कैसे है, ये तो है, ठीक है ना। तो अगर हमारे मन में ऐसी गंदगी नहीं होगी कि हमें किसी लड़की को यूज़ करना है, प्यार मोहब्बत करना तो कुछ गलत है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बट अगर आप वन नाइट स्टैंड करना चाहते हो, या आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट करना चाहते हो, ठीक है, या ऐसी चीज़ें करना चाहते हो, हुक्सअप करना चाहते हो आप, तो फिर आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। फिर आप तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी आपकी जेब कट सकती है,
कभी भी आपके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लग सकता है, कभी भी आपके ऊपर रेप का आरोप भी लग सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। दैट्स ऑल। तो सर जैसे अभी आपने बहुत अच्छे से बताया हमको, तो बॉलीवुड में भी बताया आपने 200 से ज़्यादा केस आपने डील करे हैं, तो सर कभी क्रिकेटर्स वगैरह का केस कोई आपने लिया हो? तो अगेन मैं यही कहूँगा कि क्योंकि एनडीए साइन किया होता है, करते हैं काम हम। हाँ जी, हाँ कुछ जी। लोगों के काम किए हैं। अभी रिसेंटली एक डिवोर्स हुआ था, नाम नहीं ले पाऊंगा मैं। कुछ सर हिंट वगैरह, मतलब जैसे मेल है या फीमेल जो मेल आपके क्लाइंट थे? मेल है, मेल है। मेल। तो आईपीएल वगैरह खेले हैं? हाँ शायद, मैं क्योंकि क्रिकेट में मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, अच्छा, तो लेकिन आई थिंक इंडिया के लिए खेले हैं? हाँ इंडिया के लिए खेले होंगे। खेले हैं। हाँ ओके। मुझे मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? पता नहीं, हो सकता है हो सकता है आपको क्रिकेट का शौक है, आप आईपीएल वगैरह देखते हैं, तो इसलिए हाँ जी। हो सकता है आपको ज़्यादा पता हो। मेरे को क्रिकेट का बिल्कुल शौक नहीं है, मैं नहीं देखता हूँ। कोई नहीं। मेरे लिए मेरा क्लाइंट मेरा मरीज है, मेरा पेशेंट है। मैं ये नहीं देखता कि उसके पास पैसा कितना है, मैं ये नहीं देखता कि वो कितना सेलिब्रिटी है, कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। मैं उसके साथ वैसे ही बात करता हूँ जैसे एक मिडिल क्लास क्लाइंट के साथ बात करता हूँ। मेरा टोन, मेरे बातचीत वैसी रहेगी। ओके सर। सर मान लेते हैं कोई आपके पास क्लाइंट आता है, मान लीजिए मैं ही आपके पास आ रहा हूँ, तो प्रोसीजर क्या रहेगा? आप कैसे उसको मुझको डील करेंगे आप मेरा केस? जनरली जो हमारे पास केसेस आते हैं, सबसे पहले हम कंसल्ट करते हैं केस को। ओके। कंसल्ट करने के बाद हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो केस की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके का केस है, क्या चाहते हो आप, क्या करना चाहते हो, क्या बैकग्राउंड है केस का, वो सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट हमें समझ आनी चाहिए कि एज अ डिटेक्टिव हम जस्टिस कर पा रहे हैं या नहीं। लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं हम लीगल टर्म में, तो उसके मुताबिक हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो हम टूल्स इस्तेमाल करने वाले हैं या जो समय उस पर लगने वाला है, वो आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है। Okay. कई बार ऐसा होता है कि आपको 1 हफ्ते में रिपोर्ट चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि इस केस में तो 1 महीना लगेगा, 4 हफ्ते लगेंगे, तो वो काम नहीं हो पाता है फिर। या मतलब फिर दोबारा से सोचना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें होती हैं जिसमें हम क्लाइंट से डिस्कस करते हैं। अगर हम भी कंफर्टेबल हैं, क्लाइंट भी कंफर्टेबल है, तो फिर हम काम शुरू करते हैं। ओके। तो सर अभी जब हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो आपने बताया था आप जस्ट अभी कार बग करके आ रहे हैं। जी जी। तो सर कुछ बगिंग के बारे में बताइए। जैसे आपने कार बग हो गया, और किस टाइप की बगिंग होती है और उसमें क्या होता है? बगिंग एक डीबगिंग होती है, एक बगिंग होती है। बगिंग का मतलब होता है कि अगर हमारे को क्लाइंट की कंसेंट है, ठीक है, उसकी कार है और उसको लगता है कि उसका कोई फैमिली मेम्बर चला रहा है उस कार को, और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है कार में। जैसे आजकल लोग बोलते कहीं है जाते कहीं है। हाँ, जैसे कोई मदर फादर हैं, पेरेंट्स हैं, वो हमारे पास आए कि उनका बेटा कार लेके जा रहा है और रात को पार्टी कर रहा है, लड़कियों के साथ जा रहा है, तो वो क्या ऐसा कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है या कुछ कर रहा है। तो ज़्यादातर ड्रग्स का रहता है लोगों को, क्योंकि ड्रग्स में लाइफ खराबी हो जाती है जनरली, बर्बाद ही हो जाता है। और ऐसा होता है ड्रग्स का कि ये एक बार लत लग गई तो बड़ी मुश्किल से छूटती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फैमिली को भी करनी पड़ती है, और खुद वो तो करनी पड़ेगी, उसको तो करनी पड़ेगी, है ना। तो वो बड़ा उससे सेहत भी खराब होती है। तो इस वजह से लोग हमारे पास आते हैं कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, जो ग्रोइंग स्टेज पे है, 18-20 साल का है, 22 साल का है, जो भी कॉलेज में पढ़ रहा है या स्कूल से अभी बाहर निकला है, तो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जनरली हमारे पास आते हैं, जिसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम कार को बग कर सकते हैं, जिसमें कि हमें पता चले कि हाँ भाई क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, तो वो हम करते हैं। डीबगिंग का इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि कॉर्पोरेट के अंदर जो कंपटीटर्स हैं, वो कई बारी बग करते हैं किसी चीज़ को, किसी कैबिन को बग कर दिया, कार को बग कर दिया, या मोबाइल को अपना कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया, स्पाई सॉफ्टवेयर डाल दिया, या कंप्यूटर्स को, लैपटॉप को बग कर दिया, तो हम उसमें डीबगिंग की सर्विसेज देते हैं। अगर सर मान लीजिए किसी कंप्यूटर को बग करा गया है, तो आप कैसे उसको डीबग करेंगे? उसमें डिवाइस होगी हमारे पास, उसमें सॉफ्टवेयर्स होंगे जिसमें हम उसमें वो डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट करेंगे कि भाई इसमें कोई बग लगा हुआ है, जैसे एंटीवायरस वायरस को डिटेक्ट कर लेता है वैसे ही। हाँ जी। तो उसी तरीके से अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हम उनको रन करके देखते हैं कि इसमें कोई इस तरीके का बग है या नहीं है। उसी तरीके से मोबाइल में है, और जो कैबिन या कार है उसको हम फिजिकल तरीके से देखते हैं, उसकी भी अलग अलग डिवाइसेस आती हैं,
और वो कैच करती है। और बग भी अलग अलग तरीके के होते हैं। हाँ, तो सर 4-5 तरीके के एक्सप्लेन कर दीजिए और थोड़े। मतलब जो जैसे हम FM सुनते हैं, ओके, तो उस तरीके के बग भी होते हैं। FM कैसे आता है? आप रेडियो सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल से आता है। जैसे पुलिस का वायरलेस सिस्टम होता है, वो भी रेडियो सिग्नल से आता है, तो उसमें ट्यून करना पड़ता है उसमें। तो उस तरीके के बग भी होते हैं। तो ट्रांसमीटर जैसे रिसीवर से उसके बीच में आपने उसको कर दिया। ट्रांसमिट कैसे होता है? मतलब एक जगह से आवाज या मतलब इमेजेस या वीडियो दूसरी जगह पे कैसे जा रहा है, तो वो अलग अलग उसके फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग उसके तरीके होते हैं ट्रांसमिशन के। तो उनको अलग अलग तरीके से हम डीबग करते हैं बेसिकली। तो ये तो सर जैसे एक तो कार बगिंग हो गया, और मैंने सुना है घर की बगिंग भी होती है। तो एक बार थोड़ा घर की बगिंग के बारे में भी। जैसे कार की बगिंग बग होता है, जैसे कार बग होती है वैसे ही घर भी बग हो सकता है। लेकिन तो उसमें क्या कैमरेज वगैरह लगते हैं या फिर क्या? या आज जैसे हमने मूवीज में देखा है टेबल के नीचे कुछ लगा देते हैं जो रिकॉर्ड करता है। वो तो बेकार की बात है। देखिए मूवी में जो है वो मसाला फिल्में हैं सारी की सारी। मसाला फिल्मों में क्या होता है कि हम देखते हैं कि उसमें छोटा सा कोई बटन लगा दिया वहाँ पे, कर दिया, और वो हफ्तों तक चल रहा है। हैं उसमें बंदा दूर पे। अब मेरे को एक बात बताओ, एक बटन लगा दिया उसमें वाईफाई, आप सिग्नल कैसे लोगे? मतलब वो ट्रांसमिट कैसे होगा? ठीक है, उस छोटी सी डिवाइस में क्या क्या हो जाएगा भाई। वो रिकॉर्ड भी कर रहा है, आपको दूर बैठे उसको ट्रांसमिट भी कर रहा है, तो कैसे करेगा वो? ठीक है, वो होते भी होंगे, लेकिन मेरी नॉलेज में जो है वो कम है ऐसे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए कि वो आपको ट्रांसमिट करके दे दे। ओके, अगर वाईफाई सिस्टम है तो वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा वो, तो उसकी रेंज होगी, उसको चार्ज करना पड़ेगा। के अंदर हाँ, उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो वो कुछ घंटों के लिए तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि अनंत काल के लिए लगा दिया जी आपने, वो हफ्तों महीनों तक चल रहा है, तो वो थोड़ा सा फिल्मी हो जाता है। तो सर फिर बताइए ना एक बार हाउस बगिंग के बारे में थोड़ा। जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो पेरेंट्स अगर 15 दिन की छुट्टी पे गए हैं, ठीक है, और बच्चे की अकेले छोड़ रखा है उसको, हाँ जी, अकेले छोड़ रखा है, तो वो जानना चाहेंगे कि भाई क्या कर रहा है बाद में बच्चा, पीठ पीछे क्या कर रहा है, कि कोई लड़कियों को तो नहीं बुला रहा, या लड़कियां नशे कर रहा है, बुला रहा, कोई ड्रग्स तो नहीं कर रहा, कोई स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, ड्रिंक तो नहीं कर रहा, इस तरीके की चीजें क्या कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो वो जानने के लिए हम उनके घर को बग करते हैं। वो ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, तो वो अलग अलग तरीके से काइंड ऑफ हिडन कैमरास लगा दिए, हिडन वो स्पाई कैम्स होते हैं, स्पाई कैम लगा दिए, और उसमें ट्रांसमिट होके वाईफाई के थ्रू जो डेटा है ट्रांसमिशन हो जाता है, वो हमारे पास आता है, हम उसको चेक करते हैं, चेक करके क्लाइंट को रिपोर्ट करते हैं। तो सर वो जो स्पाई कैम आप बता रहे हो कितना साइज होता होगा उसका लगभग, अगर आप वैसे बता पाएं तो? साइज वो छोटे ही होते हैं बेसिकली। कितने, इतने मान लें, मतलब बटन जैसे होते हैं, बटन भी होंगे। अच्छा, इतने छोटे छोटे भी? हाँ। तो सर उनकी बैटरी कितनी रहती होगी? उसकी बैटरी 2 घंटे 3 घंटे होगी। तो जैसे मान लीजिए सर, अभी मान लीजिए मेरे घर वालों ने लगवाया, मेरे पे स्पाई कर रहे हैं वो, उन्होंने ये स्पाई कैम लगवाया, और वो 2-3 घंटे में उसकी बैटरी अब खत्म होगी, तो फिर वो चार्ज कैसे होगा? उसमें क्या है कि जैसे आपने हाउस बग की बात की, तो हम पहले वहाँ पे रेकी करने जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि पूरा मुजाहरा उसका, तो वो देखते हैं कि कहाँ पे लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, इसको पावर कैसे मिलेगी। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो पावर का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ, समझ गया मैं। तो पावर का इंतजाम हो जाएगा तो उस हिसाब से हम करेंगे। ओके। और कई बार बग जो है हमारी टेक टीम है वो डिज़ाइन करती है, ठीक है, कि जैसे अपना अलार्म क्लॉक लगा हुआ है, कोई क्लॉक लगा हुआ है, वॉल क्लॉक लगा है, उसमें लगाना है, तो उसमें क्योंकि सेल डलता है, उसकी सेल से वो चार्ज हो जाएगा, उसके सेल से हम चार्ज कर सकते हैं उसको। तो क्योंकि उसके सेल की भी कैपेसिटी होगी, तो वो 2 दिन चार्ज हो जाएगा या 3 दिन चार्ज हो जाएगा। तो आप एक्स्ट्रा बैटरीज भी लगा सकते हो उसमें। तो उसमें क्योंकि जगह है तो उसमें एक्स्ट्रा बैटरी भी लगा सकते हैं। समझ। तो इस तरीके से है बेसिकली। ओके। तो सर आपके पास सबसे ज़्यादा केस किस कैटेगरी के आते हैं? हमारे पास पर्सनल केसेस ज़्यादा आते हैं। पर्सनल केसेस में प्री मैट्रिमोनियल आते हैं, पोस्ट मैट्रिमोनियल आते हैं। तो प्री मैट्रिमोनियल भी आजकल काफ़ी आने लगे। तो सर आप कोई फिर ऐसा केस बताइए जो ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जानना। देखिए आजकल जैसे प्री मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, और हम साइकोरियन, पीछे नाम भी है हमारे। हाँ जी। तो साइकोरियन जो है एक अच्छी मतलब मैच मेकिंग लीडिंग मैट्रिमोनी जाना जाता है इंडिया में। अच्छा खासा नाम है, बहुत पुराना नाम है। और जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था तो तभी साइकोरियन की फाउंडेशन हुई थी। तो मैं तब से साइकोरियन को जानता हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। तो
इसी क्योंकि मैच मेकिंग क्या है कि मैच मेकिंग जब होती है हाँ जी। तो बहुत सारे चीज़ें देखी जाती हैं। जो फैमिली हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ केसेस में बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जो मतलब एक हिस्ट्री बन जाती हैं और उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है लोगों के साथ, ताकि कल को उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो मैं आपको 2 केस ऐसे बताऊंगा। बिल्कुल सर। जो एक लड़की साइड का, और एक ठीक लड़के है, से। जो लड़की को हमने इन्वेस्टिगेट किया, एक लड़के साइड का जिसको लड़के को हमने इन्वेस्टिगेट किया। ये दोनों कुछ पुराने केसेस हैं। जी मेरे पास एक फैमिली आती है और उन्होंने बोला कि लड़की जो है वो दिल्ली की है, फैमिली चंडीगढ़ की थी और उन्होंने रिश्ता दिल्ली में देखा। अब वो मैं कई बार ये पूछता हूँ क्लाइंट से कि भाई आपको क्यों इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज चाहिए, मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या है, मतलब एक पर्पस होता है ना, आप मकसद भाई क्या है? आप मकसद क्या है आपका। तो उन्होंने कहा जी हमें एक ही डाउट है कि लड़की 32 साल की हो गई है, अभी Okay. तक उसने शादी नहीं की है, तो ऐसा क्यों। कारण क्या है? तो उनका बायोडाटा भेजा लड़की का, उसमें अनमैरिड लिखा हुआ, सब कुछ चीज़ें हैं। तो जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि लड़की जो है ऑलरेडी मैरिड थी, मतलब उसका डिवोर्स हो चुका था। अच्छा। हाँ, और ये घर वालों को उसके- नहीं पता मैं लड़की मैरिड है? नहीं नहीं, उनको नहीं पता, मतलब घर वालों को, लड़की के घर वालों तो ऑफ कोर्स पता ही था। अच्छा अच्छा लड़के के जो लड़के जिसने के दिखाया। जिनका रिश्ता आ रहा था, ओके ओके ओके। जो हमारे क्लाइंट थे, उनको नहीं पता था। उनको तो मतलब फ्रेश लड़की बता के, मतलब अनमैरिड बता के किया जा रहा था। और जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमें सबसे पहला झटका ये लगा कि लड़की डिवोर्सी है। ओके। मेन चीज़ है कि आप छुपा क्यों रहे हो। अगर आप सच्चे हो तो आप साफ साफ बोलो कि आपका ये सीन है और इस तरीके से आपकी शादी हुई, ये टूट गई आपकी शादी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट लेकिन जब आप छुपाते हो, आप दूसरे को धोखा देते हो, तो इससे पता चलता है कि आपने 4 चीज़ें, 10 चीज़ें, 20 चीज़ें और भी छुपाई होंगी। तो वहाँ पे आपका ट्रस्ट खराब होता है। बिल्कुल। ठीक है ना, आप ईमानदार नहीं रहते हैं उस मोमेंट पे। तो जब आप ईमानदार नहीं रहते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ छुपाया होगा। कल को उस फैमिली को पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो तो टूट जाएगा ना, वो तो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत पेनफुल होता है। तो उस केस के अंदर हमें इवन यही नहीं पता चला कि वो डिवोर्सी है, ये भी पता चला कि उसका कुछ 7-1 साल का बच्चा भी है उस समय। ठीक है, उसने घर से भाग के शादी की थी। ओके। ठीक है, और बच्चा हुआ, फिर कुछ समय बाद साथ रही वो पति के, और उनकी अनबन हो गई, फिर वो पति को छोड़ के आ गई, फिर उनका डिवोर्स हो गया। और दिखाया कि सिंगल हूँ। ठीक है, दिखाया सिंगल हूँ मैं। अब बच्चा जो है उसके नाना नानी पाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्लाइंट को बताया, तो क्लाइंट को बड़ा शौक लगा। अब जो लड़का था, जो जिसकी शादी होनी थी, वो थोड़ा क्या होता है कि जब आप मैट्रिमोनियल साइट पे मिलते हो तो आपकी दोस्ती हो जाती है, आपका एक लाइकिंग हो जाती है कि अच्छा लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, तो उसमें फिर आप कई बार छोड़ नहीं पाते, आपको कुछ चीज़ें कनेक्ट कर जाती हैं। अटैचमेंट अटैचमेंट हो जाती है आपकी। लेकिन अटैचमेंट जब हो जाती है तो उसको छोड़ना, डिटैच करना बड़ा मुश्किल होता है उसको। ठीक है, उस केस में भी यही हुआ कि हमने उनको रिपोर्ट दे दी। अब लड़का मान ही नहीं रहा। लड़का अब क्या कह रहा है? अच्छा। कि चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं भाई, मतलब अगर डिवोर्स हुई है तो क्या फ़र्क पड़ता, मेरे को तो पसंद है ना। इसलिए लड़के बर्बाद हो रहे हैं। अब उसको पता नहीं उसकी क्या बात समझ में आ गई, क्या उसको अच्छा लग गया उसमें, तो अब वो कह रहा है, अब हर तरीके से वो अपनाने को तैयार है उसमें, पर्दा पड़ा हुआ उसके, है ना। तो अभी फिर ये शादी हो गई या फिर क्या? नहीं, हमने नहीं होने दी। अच्छा, नहीं, अच्छा हुआ। हमारी देखो, हमारी जिसने इतना बड़ा झूठ बोला, पता नहीं और क्या क्या झूठ इन फ्यूचर बोले। जिम्मेदारी क्या है एज अ डिटेक्टिव कि हम एक तो सही रिपोर्ट दें क्लाइंट को, और क्लाइंट को बचाएं भी, और क्लाइंट को बचाएं भी, उसको समझाएं भी। तो मेरे साथ काउंसलिंग होती है फिर क्लाइंट की, तो मैं उसको अपने तरीके से समझाता हूँ कि भाई आपको क्यों नहीं शादी करनी चाहिए। ओके। अंतिम फैसला तो देखो आपका है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो आपने तय करना है। मेरा काम है आपको समझाना। मैं अपनी सारी जितनी मेरी लिमिट है उस हद तक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो आपकी किस्मत है, आपकी ज़िंदगी है, आप उसके साथ खेलना चाहते हो तो बड़े शौक से खेलो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके। मेरे को ये लगेगा कि मैंने अपनी ड्यूटी निभाई पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से। पहला आपको अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया,
केस को, और उसके बाद मेरा काम था आपको समझाना, आपको काउंसलिंग देना, वो भी मैंने किया। तो मैंने दोनों अपने काम अपने पार्ट पूरे कर लिए, बाकी भगवान आपका मालिक है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस केस में फिर उन्होंने मेरे से इंक्वायरी कराई, फिर इंक्वायरी कराई किस चीज़ की? इसी की कि भाई थोड़ी सी और इंक्वायरी करो। अच्छा, और डीप जाओ, और डीप जाओ। तो क्योंकि लड़का मान नहीं कर चुके हैं, लड़का मान नहीं रहा था। अब हमने उसकी जॉब को खंगालने की कोशिश की। अब वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। ओके। अब इंश्योरेंस कंपनी में काम करती, तो हमने कहा चलो यार हम ना कस्टमर बन के से एक इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। अच्छा, ठीक है। हमने उसके मोबाइल पे कॉल किया, पहले दिन कॉल किया, उसने नहीं उठाया। ठीक है। दूसरे दिन कॉल किया, उसने नहीं उठाया। तीसरे दिन किसी और नंबर से कॉल किया, हमारे किसी और कोलीग ने कॉल किया, तब भी नहीं उठाया। हमारे लिए बड़ी परेशानी हुई है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट का काम करती है, वो इंश्योरेंस बेचती है। इंश्योरेंस बेचने वाला जो है ना, वो तो एक एक कॉल पे ध्यान रखता है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उसको लीड मिलनी होती है, कौन सी लीड आ जाए, कौन सा केस आ जाए, क्या हो जाए, तो वो उसके लिए बड़ी डाउटफुल हो गया हमारे लिए। तो हमने कहा यार ये काम कैसे करती है। फिर जब हमने उसका सोशल मीडिया देखा तो उसको रिवॉर्ड भी मिले हुए थे कि भाई अच्छा इंश्योरेंस किया है, और अच्छा इंश्योरेंस करके वो बाहर गई हुई है, मतलब उसको विदेश उसमें रिवॉर्ड में मिला हुआ है, उसको बाहर का पर्क्स मिले हुए हैं। तो भाई इतना अच्छा अगर काम कर रही है तो ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? या तो भाई भाग के फ़ोन उठाती और कहती ठीक है जी मैं आके मिलती हूँ, यहाँ आप आ जाओ और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या चाहिए आपको। ठीक है ना। तो वो कुछ हुआ नहीं है। हम कॉल, चौथे दिन जब हमने कॉल वॉल किया, उसको मैसेज भी किया, उसको छोड़ा कि भाई हमें इंश्योरेंस कराना है और इस तरीके से हम बात करना चाह रहे थे, तो उसने क्या लिखा कि सॉरी आई एम बिजी, आप कोई और देख लो। ओके। ये तो इंश्योरेंस वाले मतलब बहुत बड़ी बात हो गई कि भाई हम कह रहे हैं कि हमें इंश्योरेंस कराना है, तू इंश्योरेंस एजेंट है तो हमें मना ही कर रहा है। हाँ, ये तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल है। हाँ। अब मेरे को, मैं एज अ डिटेक्टिव, मेरे को कोई मैसेज करके बोले या कॉल करके बोले कि आपसे केस इन्वेस्टिगेट और आप मना कर दो, मैं कह दूं जी मैं तो बिजी हूं, मैं नहीं कर सकता, आपका काम किसी और से करा लो। इसके मतलब दो निकलते हैं, या तो मेरे को कहीं से इजी मनी आ रहा है कि मेरे को, मैं ये जो मेरा काम है डिटेक्टिव का, ये मखोटा है। ठीक है, ये मतलब मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ वास्तव में। ठीक है ना, तो मखोटा है, पैसा मुझे कहीं और से आ रहा है, 2 नंबर का पैसा आ रहा है। तो हमने कहा यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जब हमने उसकी जॉब का पता किया, उसने पुरानी जॉब की हुई थी, तो हमें उसका असलियत पता चल गई कि भाई ये क्या करती है कि किसी बंदे को फंसाती है, कॉर्पोरेट वाले को, जिसके अंडर में 200-400 लोग होते हैं, उसके साथ सेटिंग करती है, सेटिंग करके वहाँ से केस निकाल लेती है। तो एकदम से इसको 150 केस एक साथ मिल जाते हैं, तो इसका पूरे साल का कोटा फुल हो जाता है। ओके, ठीक है जी। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब मैं लड़के से बात करूंगा और उसको समझाऊंगा कि भाई देख, तू अगर शादी करेगा, ठीक है, तो अपने रिस्क पे करियो, घर वालों को मत फंसा दो। बिल्कुल। तो फिर मैंने उससे बात की, आधा पौना घंटा मेरी बात हुई, उसको समझाया। मैंने कहा यार लड़कियों, तेरे अंदर क्या कमी है? मैंने कहा तेरे अंदर कोई कमी है? तू लूला लंगड़ा है या तेरे, मतलब तू क्या है? मतलब तू ठीक ठाक दिखता है मेरे को फोटो में, और मेरे को जो प्रोफाइल तेरा मैं बताया वो ठीक ठाक दिखता है। तू क्यों मरा जा रहा है इस लड़की के ऊपर? ठीक है ना, जब एक एक्सपर्ट तेरे को कह रहा है कि भाई तू बर्बाद हो जाएगा इससे शादी करके, ठीक है, तो तेरे को क्यों शादी करनी है? तो उसको सारी चीज़ें बोली करी, तब जाकर के वो थोड़ा सा डाउन हुआ, तब जाकर के उसके दिमाग में आई। 2-3 बार मैंने लगातार उससे 1 हफ्ते में बात की, उनके घर वालों ने मेरी बात कराई, तब जाके वो समझा। उसके 6 महीने बाद फिर हमारे पास उन्हीं का एक केस और आया। ओके। दिल्ली की लड़की थी, टीचर थी वो, और उसका केस हमने इन्वेस्टिगेट किया। वो लड़की बिल्कुल सही थी, फैमिली अच्छी थी, तो हमने उसकी क्लीन रिपोर्ट दी, पॉजिटिव रिपोर्ट दी, उसके साथ उसकी शादी हो गई। बच गया। और कई बार ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स आते हैं, वो चाहते नहीं है कि वहाँ पे रिश्ता हो। ओके। ठीक है, तो वो इसलिए इन्वेस्टिगेट कराना चाहते हैं कि चलो कोई नेगेटिव चीज़ निकल आए तो ताकि वो दिखा सकें। ठीक है, दिखा सकें। तो लेकिन वो पॉजिटिव निकलता है, तो मैं उनको बोलता हूँ पेरेंट्स को कि भाई देखो पॉजिटिव है सारा कुछ, कर दो, नहीं तो लड़का लड़की हाथ से निकल जाएंगे। भाई ये खुद कर लेंगे, आपको बड़ा बुरा लगेगा। तो अगर खुद आप कर दोगे तो आपकी इज्जत भी बच जाएगी, आपकी दोनों की नज़र में इज्जत भी बच जाएगी, और
आपके लड़के या लड़की के लिए अच्छा भी रहेगा। आपको क्या दिक्कत है? आपके लिए तो ये होना चाहिए कि बच्चा आपका खुश होना चाहिए। ठीक है ना? आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन है, क्या है, क्या नहीं है? अगर वो सही है, उसका प्रोफाइल सही है, उसका बैकग्राउंड सही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप कर लो, क्या दिक्कत है? ओके। मैट्रिमोनियल में, पोस्ट मैट्रिमोनियल में मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट आए कि उनकी एक पुलिस वाले की बीवी छोड़ के चली गई। ठीक है? तो अब वो पुलिस वाला हमारे पास आया कि भाई मेरी बीवी छोड़ के चली गई है। ठीक है? और वो बेचारा इतना ईमानदार था कि उसने खुद बताया कि मैं शराब बहुत पीता था और मैं लड़कीबाजी भी करता था, इसलिए मेरी बीवी छोड़ के चली गई। अब मैंने कहा यार इसमें तो कुछ मेरा काम है ही नहीं। ठीक है ना? तो मेरा काम क्या है इसको समझाना। तो मैंने उनको कहा भाई साहब देखो, आप उम्र में मेरे से बड़े हो। ठीक है? आपको सारी चीज़ें पता है, आपको पता है गलती कहाँ हुई है, तो आप अपनी गलती ठीक कर लो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे। आप सामने वाले को नहीं कहते जी वो आना नहीं चाह रही, मैंने कहा आप उसको थोड़े दिनों के लिए खुला छोड़ दो, उसको स्पेस दे दो। उसको साइकोलॉजिकली मैंने समझाया कि आप स्पेस दे दो, अगर डेली फ़ोन करोगे वो इरिटेट होगी। बिल्कुल। ठीक है ना? अभी नया नया मामला है, ताज़ा मामला है, ताज़ा उसके दिल पे चोट लगी है। उसने, जाहिर सी बात है कि बहुत साल हो गए आपकी शादी को, तो बहुत सालों से वो झेल रही है आपको। बिल्कुल। ठीक है? तो आपका फ़र्ज क्या है कि आप थोड़ा स्पेस दो उसको, अपने आप को थोड़ा वर्कआउट करो अपने ऊपर कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो। तो अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, अपनी बीवी से प्यार है, उसको आप वापस लाना चाहते हो, घर दोबारा सही करना चाहते हो, तो जिन वजह से आपका घर खराब हुआ है उन वजह को दूर कर लो, उन वजह को ख़त्म कर लो। तो जब वो वजह ख़त्म हो जाएंगी, सामने वाले को भी पता चल जाएगा कहीं ना कहीं से कि भाई आप इस तरीके का ठीक हो रहा है इंसान। फिर आप किसी बच्चे के बर्थडे पे मिलोगे या किसी फैमिली फंक्शन में मिलोगे, फिर थोड़ा हम्बल होकर के उनसे बातचीत करोगे, तो वो धीरे धीरे जो एक डस्ट जमी हुई है रिश्ते पे वो दूर होगी, रिश्ता साफ होगा आपका, और फिर वो वापस आने की उस पर पहुँचेंगी। ठीक है? तो वो उनको समझाया तो वो समझ के गए, तो मेरे ख्याल से अभी अच्छा चल रहा होगा। तो कई बार इस तरीके से केसेस आते हैं हमारे पास। और सर आप एक दूसरा केस भी बता रहे थे। दूसरा केस जो प्री मैट्रिमोनियल का मैं बता रहा था, लड़की का तो मैंने आपको बताया। लड़के का केस, जैसे हम गाड़ी में आते हुए अभी बात कर रहे थे, जिम वाला मामला। हाँ जी। तो वो लड़का जिम में काम करता था, इंस्ट्रक्टर था, जिम ट्रेनर। और हमारे पास आई लड़की एक। ओके। वो कहती है कि भाई मेरे को इसका प्रपोजल है शादी का, मेरे को पसंद भी है लड़का, भाई हैंडसम भी है, बॉडी भी अच्छी है, पैसा भी ठीक ठाक कमा लेता है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, मतलब कुछ नेगेटिव है नहीं है देखा जाए तो। बट मुझे जो जिम वालों के बारे में सुनने को मिलता है कि वो क्लाइंट के साथ पर्सनल हो जाते हैं और संबंध बना लेते हैं, बिक जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो वो सच्चाई कितनी है उसके अंदर, वो क्या है मामला, तो वो मुझे पता करके बताओ। जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि वो काफ़ी औरतों के साथ उसके संबंध थे। ठीक है? और जब वो लड़की बात भी कर रही थी, जब उनकी शादी की बात भी चल रही थी, तब भी उसके साथ उनके संबंध थे। और वो पैसे लेता था उनसे, लड़कियों से, उसको लेडीज से सबसे पैसे लेता था। वो बेसिकली मेल प्रोस्टिट्यूट था वो। ठीक है ना? तो प्ले बॉय कह सकते हो उसको, या मेल प्रोस्टिट्यूट कह सकते हो। तो वो पैसे भी लेता था और ये सारी चीज़ें करता था। अब सोचिए कि ऐसा बंदा शादी कैसे निभाएगा? सही बात है। उसको कोई कल को कोई मतलब बीमारी भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? तो गुप्त रोग भी हो सकता है उसको, कुछ भी। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसे बंदे को शादी भी करनी चाहिए, क्योंकि वो उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करेगा। हाँ बिल्कुल। अब लड़की ये हमारे पास नहीं आती तो ये उससे शादी कर लेती। शादी कर लेती तो बर्बाद हो जाती। फिर शादी के बाद उसको आना पड़ता। फिर तो सब कुछ खराब हो गया। लॉ शुरू हो जाता है, लॉ कोर्ट ऑफ लॉ शुरू हो जाता है। फिर बहुत सारी अपनी लिमिटेशंस हो जाती हैं शादीशुदा लाइफ में कि क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। डिवोर्स लेना बड़ा मुश्किल है हमारे यहाँ पे, तो डिवोर्स का प्रोसीजर जो बहुत टीडियस है, तो डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम सबको कहते हैं कि भाई शादी से पहले जांच करा लो। ठीक है? शादी कर रहे हो आप, चाहे जान पहचान में कर रहे हो, चाहे लव मैरिज कर रहे हो, चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, चाहे साइकोरियन के थ्रू कर रहे हो, आप जैसे मर्जी कर रहे हो, तो आपको एक बार प्रोस्पेक्ट की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। आप तय कर लो कि आपको क्या क्या पता लगाना है।
आप डिटेक्टिव से किसी से भी मिलो, मेरे से नहीं, आप किसी से भी मिलो, किसी भी अच्छे डिटेक्टिव से मिलो और अच्छे डिटेक्टिव से मिलके अपना केस डिस्कस करो और केस डिस्कस करके उसको केस दो और इन्वेस्टिगेट कराओ प्रॉपर, और जब आपको क्लीन चिट मिल जाए फिर आप उस रिश्ते में आगे बढ़ो। तो सर जैसे अभी आपने एक बात बोली कि लव मैरिज में भी आप करवाओ, जी जी। तो सर इससे क्या कहना चाहते हैं हम? लाइक जैसे लव मैरिज में तो काफ़ी हद तक इंसान जानता ही है, बहुत टाइम से होते हैं साथ। लव मैरिज में भी धोखे बहुत मिलते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे बहुत सारे हम केस करते हैं जिसमें 10 साल पहले लव मैरिज की थी, 5 साल पहले लव मैरिज की थी, 3 महीने पहले लव मैरिज की थी, लेकिन लड़के या लड़की का कहीं और भी चक्कर चल रहा है। ओके, डबल टाइमिंग चल रही है, डबल डेटिंग, ठीक है ना। तो वो पता कैसे चलेगा? या तो आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप अपने पार्टनर के ऊपर प्रोब कर लो, या फिर आप डिटेक्टिव के पास चले जाओ। दोनों में से अब एक पुलिस तो ये बताएगी नहीं, अच्छा पुलिस तो का काम भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है सर इसमें, जैसे मान लीजिए किसी का बहुत लंबा रिलेशन है, 8 9 10 साल या फिर 5, जितने तो आप नहीं चलते, लेटर से 3 4 साल या 5 साल का रिलेशनशिप है, तो इसमें भी कभी कुछ ऐसा हुआ कि इतने टाइम के रिलेशनशिप के बाद भी किसी को धोखा मिला हो? ये टाइम का कोई लेना देना नहीं है, ये इंसान की फितरत के ऊपर डिपेंड करता है। इंसान कैसा है, पहला तो चीज़ ये है। दूसरा ये है कि उन दोनों की रिलेशनशिप कैसी है। ओके, तो हमें इसके लिए समझना होगा कि रिलेशनशिप चलेगी कैसे। तो 3 चीज़ें हैं जिसमें रिलेशनशिप चलती है। पहला अपनी अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों की, हस्बैंड और वाइफ की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ओके, ठीक है। दूसरा उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है। ओके, कंपैटिबिलिटी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी हो सकती है, मेंटल कंपैटिबिलिटी भी हो सकती है, सोशल कंपैटिबिलिटी भी हो सकती है। तो तीनों में कंपैटिबिलिटी कैसी है, ओके, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते एक दूसरे की, क्योंकि रिस्पेक्ट से प्यार पैदा होता है। बिल्कुल, रिस्पेक्ट माँ है, प्यार बच्चा है उसका। तो ये उन दोनों के बीच में है या नहीं है, उससे रिश्ता कितना लंबा चलेगा, ये तय उन दोनों की ये 3 चीज़ें तय करती हैं। तो सर हमारे पास ना कुछ डिटेक्टिव वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको उनका आंसर करें। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। मोस्ट वेलकम। तो सर एक सीरियल किलर होता है, वो क्या करता है, 5 लोगों को किडनैप करता है, उनको सामने बिठाता है और उसके हाथ में 2 गोली होती है और एक पानी की बॉटल होती है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि एक आप खाओगे गोली और एक मैं खाऊंगा, और हाँ दोनों गोली एकदम सेम होती हैं, आइडेंटिकल, एक आप खाओगे एक मैं खाऊंगा। तो ऐसे वो 5 के साथ करता है और इवेंचुअली वो 5 मर जाते हैं, लेकिन किलर नहीं मरता। तो ये क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो अगर साथ खा रहे हैं तो इट मीन्स कि गोली में तो जहर नहीं था, क्योंकि वो दोनों साथ में ही खा रहे हैं। ओके, तो वो उस गिलास में या उस पानी में जहर हो सकता है जो सामने वाला पी रहा है। अरे सर यार बता दिया आपने, तो मुझे लगा बता नहीं पाओगे। तो सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक कपल होते हैं, वो अपने हनीमून ट्रिप पे जाते हैं, पर जब वो वापस आते हैं ना, तो तब वो अपनी वाइफ के साथ नहीं आता और वो बोलता है कि उनकी एक बोट के एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस वाले उनके पास जाते हैं, जो ट्रैवल एजेंट होता है उसके पास जाते हैं, और जैसे ही वो ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं वो डायरेक्टली उस हस्बैंड के पास जाते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि इसने ही खून करा है। तो उन्हें कैसे पता चला? तो ट्रैवल एजेंट से अगर पूछताछ की है तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो ट्रैवल एजेंट ने उनको जो सारा उनका किया है इंतज़ाम रहने का, खाने पीने का, घूमने का, तो उसमें कोई पानी या बोट वाला सिस्टम नहीं होगा। या दूसरा हो सकता है कि जाने की टिकट दोनों ने ली हो, लेकिन हस्बैंड ने आने की टिकट सिंगल ली हो। यही वाला आंसर है। ओके, वेरी गुड सर ये चलो स्मार्ट हो सर आप। तो सर आपकी जो इंडस्ट्री है पूरी डिटेक्टिव वाली, इसकी सर कुछ डार्क साइड के बारे में आप बताना चाहें? डार्क साइड हमारी डिटेक्टिव इंडस्ट्री की ये है कि अभी बहुत सारी नाइट फ्लायर्स आ गए हैं यहाँ पे। सर नाइट फ्लायर्स कहें तो? जो मतलब एजेंसी खोलते हैं, रातों रात भाग भी जाते हैं, पैसा लेते अच्छा, हैं, पागल बनाते हैं वाला काम, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लक्ष्मी चिट फंड। हाँ, तो ऐसा मान सकते हैं। अब लोग उसमें फंसते कैसे हैं? लोग फंसते सस्ते के चक्कर में। तो एक कॉन्सेप्ट हम सालों से सुनते हैं, चीप एंड बेस्ट। ओके, तो मुझे लगता है जो बेस्ट होगा वो चीप नहीं होगा, और जो चीप होगा वो बेस्ट हो नहीं सकता, ठीक है। तो लोगों को कई बार ये आम पब्लिक को ये बात समझने में देर लग जाती है, जब वो अपने पैसे का, अपने इमोशंस का, अपने ट्रस्ट का
अपनी इंफॉर्मेशन का नुकसान कर चुके होते हैं। तो ये हमारी एक डार्क साइड है हमारी इंडस्ट्री की, कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डिटेक्टिव हैं नहीं, प्रटेंड करते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो हमारे इंडिया में कोई लॉ नहीं है डिटेक्टिव्स को लेकर के, कोई भी एजेंसी खोल सकता है, कोई भी किसी को बेवकूफ़ बना सकता है, और लोग रिपोर्ट भी नहीं करते उसकी, क्योंकि उनको लगता है कि हम रिपोर्ट करेंगे तो सामने वाला हमें रिवील कर देगा, हमारे पार्टनर को जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कराने गए हैं उसको बता देगा, तो इसलिए वो चुपचाप बैठ जाते हैं, तो इसलिए वो पंगा नहीं करते हैं। ये दिक्कत है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक भरोसेमंद डिटेक्टिव को ही हायर करें। उसके लिए हमारी एक एसोसिएशन है जैसे इंडिया आप में। सर मतलब मैं अब हो सकता है किसी के लिए ना भरोसेमंद हूँ, अगर हूँ तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, लेकिन मेरे को इतना मैं प्राउड फील करता हूँ कि हम किसी को धोखा नहीं देते कभी। हमारा ऑफिस खुला हुआ है, सालों से हम काम कर रहे हैं, एक नाम है हमारा। तो मुझे लगता है कि लोगों को इससे बचना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी एक वेबसाइट है, मतलब पोर्टल है APDI करके, APDI.in एसोसिएशन है। APDI की फुल फॉर्म में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ इंडिया। ओके, APDI.in। तो अगर इस पे लोग जाते हैं, इसमें आपको हर एरिया में अच्छे डिटेक्टिव मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि APDI में जो रजिस्टर्ड डिटेक्टिव है उनको अगर हायर किया जाए तो आपको कम से कम धोखा तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ठीक है, आपके पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट होंगे, आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप सही इंसान के साथ जुड़ोगे और आप हमारी सर्विसेज पे ट्रस्ट भी करोगे, और जिस काम के लिए आप हमारे पास आए हो तो वो काम भी आपका हो जाएगा। तो सर कोई आप ऐसे बताएंगे मुझको केस जो आपने बहुत ही छोटे कम से कम एज का लिया हो? जनरली हमारे पास जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके केस भी आते हैं। तो क्या आप लेते हैं उनको? हाँ, लेते हैं। उसमें क्या होता है कि सर वैसे लीगली अलाउड है ये लेना? हाँ, क्या उसमें क्या दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं उसके नहीं सर, एक्चुअली हुआ क्या, जब हमने लास्ट टाइम एक डिटेक्टिव का और पॉडकास्ट लिया था तो कुछ लोगों ने कमेंट में बोला था कि ये कैसे कर सकते हैं, अलाउड नहीं होता, तो वही मैं कंफर्म करना चाहता था। नहीं, अलाउड कौन अलाउड करेगा? मतलब कौन अलाउ करेगा, कौन उसको मना भी कौन करेगा? हाँ, जनरली जो हमारे पास इस तरीके के जो अंडर एज बच्चे आते हैं वो अपने माँ बाप के बारे में जानना चाहते हैं। ओके। क्योंकि माँ बाप उनको मान लो टाइम नहीं दे रहे हैं, माँ किट्टी पार्टी में बिजी है, पिताजी मतलब अपने बिजनेस में बिजी हैं, उनको टाइम नहीं दे रहे, तो वो ये जानना चाहते हैं कि उनके माँ बाप की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, ठीक है, तो अगर हमें केस समझ में आता है तो हम ले लेते हैं, अगर समझ में नहीं आता तो हम उनको समझा तो कोई के भेज केस देते सर हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो? नहीं, केसेस आते रहते हैं। जैसे अब एक केस आया था हमारे पास, उसमें हमारे पास 16 और 17 साल के दो बच्चे थे, एक भाई बहन थे। वो हमारे पास आए और माँ अपना बिजी रहती थी और फादर बाहर जाते रहते थे। तो हम एक बार हमने उसके ऊपर काम किया था और हमने बताया उनको कि भाई आपके फादर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका एक अफेयर चल रहा है इस तरीके से। अच्छा, तो उनके फादर का अफेयर चल रहा था? अफेयर चल रहा था, और उधर से मदर का भी अफेयर चल रहा था। मदर का भी अफेयर था? मदर का अफेयर चल रहा था, इसलिए वो फादर को टोक नहीं रही थी। और अच्छा। फादर का अफेयर चल रहा था इसलिए वो मदर को नहीं टोक रहे थे। दोनों की आपस में रजामंदी थी, साठगांठ थी। तो इसको हम जनरली आज की डेट में स्लीपिंग डिवोर्स भी बोलते हैं। कि दोनों के रूम अलग अलग हो गए, बस वो नाम के लिए बच्चों के लिए साथ में रह रहे हैं। सेपरेशन हो गया, अनफॉर्मल उनका सेपरेशन हो चुका है, बट वो साथ में रह रहे हैं। तो ये जान करके क्या होता है कि बच्चों को एक क्लियरिटी आ जाती है कि हमें लाइफ में क्या करना है। तो बेसिकली बच्चे जो है वो अपनी लाइफ के लिए भी फिक्रमंद होते हैं आज की डेट में कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। अगर उनके माता पिता उनके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, और कई बार बच्चे ये भी डिस्कस करने आ जाते हैं कि भाई इस तरीके के अरेंजमेंट में कहीं फादर ने या मदर ने दूसरी शादी ना कर रखी हो, और कल को जो बना बनाया एक बिजनेस है या बना बनाया एक सेटअप है उसमें हिस्सा बांटने के लिए कोई ना आ जाए। तो उस तरीके के केसेस भी आते हैं, बट हम सोच समझ के लेते हैं कि कौन से केस लेने हैं, कौन से केस नहीं लेने हैं। और सर कोई बहुत एजड लोगों का कोई केस आया हो, 60, 70, 80s कोई? काफ़ी समय पहले हमारे पास एक केस आया था जिसमें जो हमारे पास क्लाइंट आई उसकी एज रही होगी करीब 60 साल के आसपास रही होगी,
उनके हस्बैंड रिटायर होने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड जो हैं सरकारी जॉब करते हैं और वो पहले 5 साढ़े 5 बजे आ जाते थे ऑफिस से, लेकिन अब वो 8 साढ़े 8 बजे आते हैं। तो मैं बहुत पूछती हूँ कि भाई क्यों इतना टाइम लगाते, तो वो हंस के टाल देते हैं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, उनका चेहरा ब्लश करता है और मतलब जवाब नहीं देते कोई, ठीक है ना। लेकिन मतलब मुझे डाउट है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा ना चल रहा हो, कोई और औरत ना आ गई हो कोई सीन में, तो पता चले मेरा पत्ता कट जाए, ठीक है। क्योंकि अभी हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, फिर हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, पता चले जी सरकारी क्वार्टर से अपने घर पे लेके ही नहीं गए वो मुझे साथ में। तो ये एक लेडी का डर है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि वो जर्मन सीख रहे हैं, उसके जो पति हैं जो 2-3 घंटे वो लगाते हैं, वो जर्मन सीखने में लगाते हैं, बिकॉज उनका बेटा और बहू जो है वो जर्मनी में रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद वो जर्मनी में शिफ्ट होना है उनको, तो वो जर्मन सीख रहे हैं। और फिर हमने जब उनका एक स्टिंग ऑपरेशन किया तो हमें ये पता चला कि वो अपनी वाइफ को इसलिए नहीं बता रहे कि वो चाहते हैं कि जब वो जर्मनी में शिफ्ट हो जाएं और जब वो आस पड़ोस में लोगों से बात करेंगे, जब जर्मन में बात करेंगे, तो उनकी वाइफ को सरप्राइज देना चाहते हैं कि भाई उन्होंने जर्मन कब सीख ली, इस उम्र में भी इतने एफर्ट कर रहे हैं। तो वो मतलब ये मतलब खुशी देना चाहते हैं अपनी वाइफ को कि भाई मैं जाके वहाँ पे सेटल हो जाऊँ, हमारा जो बुढ़ापा है वो सही तरीके से गुजरे, हम वहाँ पे मिक्स हो जाएं लोगों के बीच में, अजनबी ना लगे, मतलब लैंग्वेज बैरियर ना हो, मतलब इस तरह। तो ये था बेसिकली। और सर कोई रिस्की केस? एक बार मैं किसी केस में जा रहा था तो मुझे मतलब टर्की से होके जाना पड़ा, इस्तांबुल से। तो इस्तांबुल में मेरी बड़ी अच्छी चेकिंग हुई वहाँ पे और उन्होंने काफ़ी पूछताछ की मेरे से और मुझे लगा कि मेरा भेद खुल जाएगा अभी, बट मैंने जो है उनको किसी तरीके से कन्विंस किया और वो कन्विंस हो भी गए। तो इस तरीके से फिर मैंने अपना काम किया और काम करके मैं वापस आ गया। जनरली जिस देश का हम वीज़ा लेते हैं वहाँ पे हम बताते कि हम डिटेक्टिव ही हैं, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको झूठ ही बोलना है, तो वहाँ हम तो वाया जा रहे थे कहीं से, तो आपने वहाँ पे इसलिए नहीं बताया? हाँ, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, तो वो कुछ ऐसा था उस समय, प्रोटोकॉल था, कुछ इंटरनेशनल चीज़ें चल रही थी, जैसे आजकल चल रहा है इजराइल और दूसरे देश का चल रहा है, फिलिस्तीन वगैरह, हाँ, और ऐसे ही यूक्रेन का और रशिया का चल रहा है। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम थी उस समय, तो उस समय मैंने मतलब सफ़र किया था, उस दौरान ये चीज़ आई थी। तो उस समय मेरे को लगा कि भाई अब तो जेल हो सकता है, जेल जाना पड़े यहाँ पे। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जेल क्यों जाना पड़ता अगर आप तो ड्यूटी कर रहे हो अपनी काइंड ऑफ? देखो आप जिस कंट्री में हो उस समय, हाँ जी, उस कंट्री का लॉ क्या कहता है, ठीक है, उस हिसाब से आपको चलना तो पड़ेगा। उधर डिटेक्टिव्स का नहीं, कुछ कंट्री में देखो जैसे इंडिया में है, हाँ जी, इंडिया में लॉ है, कोई लॉ ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करो ना करो, आप अपने तरीके से कर सकते हो। अच्छा, कोई अगर यहाँ पे डिटेक्टिव पकड़ा जाए इंडिया में तो उसके कुछ नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कनाडा में है, यूएसए में है, वहाँ पे लॉ है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लॉ है, ऑस्ट्रेलिया में आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ, और अगर किसी एरिया में आप काम करने गए तो आप उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके बता दो या फ़ोन कर दो कि मैं इस एरिया में हूँ और मैं ये कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर किसी ने आपकी खबर भी कर दी उस पुलिस स्टेशन में, तो वो क्योंकि वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो गए, आपने बता दिया, तो वो पुलिस वाले आपको खुद फ़ोन कर देंगे, बता देंगे कि यार तुम लोगों की ये कंप्लेंट आई है तो यहाँ से हट जाओ। तो आप अगर हट जाओगे तो आप सेव हो गए। तो सर आपने कभी शिफ्ट होने का नहीं सोचा बाहर, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ लॉ है? मेरे को मौका मिला 2014-15 में, मैं एक केस करने यूएस गया था, तो मैं काफ़ी समय रहा वहाँ पे, और मेरा क्लाइंट था इंडिया का, तो उसके कुछ पंप्स थे वहाँ पे, पेट्रोल पंप्स थे, तो वो 5 पंप थे, वो चला रहा था, लेकिन काफ़ी नुकसान हो रहा था उसका। तो उसने हमसे मदद मांगी कि हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करें और वहाँ पे सारी छानबीन करें कि क्या हो रहा है। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे रहा, उन्होंने मुझे कॉन्डो दे दिया, अपनी कार वार दे दी, और मैं 5 पंप पे जाके देख रहा था कि क्या, ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या कहाँ पे चीज़ें चल रही हैं।
तो उसमें मैंने पकड़ी चीज़ें, मतलब मैं 1-1.5 महीने वहाँ पे काम किया मैंने, तो मैंने सारी रिपोर्ट बना ली कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। तो उसने मुझे ऑफ़र किया कि आप मेरे ये 5 पंप संभाल लो और जो आप चाहते हो मैं आपको देता हूँ। तो उनके साथ दोस्ती भी हो गई थी अच्छी, उन्होंने मेरे को कन्विंस बहुत किया, बट अंदर से तो मैं पता था, मैंने कहा भी मेरा तो बिज़नेस है, मैं अपना सुखी हूँ यहाँ पे, इंडिया जैसा तो देश कोई है नहीं देखा जाए तो इंडिया से हम प्यार भी करते हैं यहाँ पे। देखो चाहे प्रॉब्लम्स जितनी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं बाहर भी जाता हूँ तो इंडिया जितनी फ्रीडम जो कहीं आपको मिलेगी नहीं, तो इसलिए इंडिया से बहुत प्यार भी है और हम यहीं पे रहते हैं, अपना देश, कहीं पे भी चले जाएं घूमने फिरने के लिए, लेकिन वापस जो सुकून जो मिलता है वो अपनापन मिलता है यहीं पे मिलता है। तो ना तो खाना पीना पसंद आता है बाहर का हमें, ना रहन सहन पसंद आता है, तो हमें तो यहीं अच्छा लगता है। तो बट उसने बड़ी कोशिश की, उसने ये भी किया कि मैं एक अमेरिकन लड़की जो वहाँ की सिटीजन होगी उससे शादी करा देता हूँ, क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ। तो उसने सोचा अभी भी अनमैरिड हो सर? हाँ मैं अनमैरिड हूँ। क्यों सर? ठीक है, कभी मौका नहीं मिला शादी करने का, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम इतना आगे निकल गए, तो कभी शादी अपनी प्रॉब्लम को भी देखी नहीं, मतलब प्रॉब्लम में खुश है हम, मतलब है ना, तो खुश हैं। हाँ। ठीक है, तो उसने कोशिश की कि मैं अमेरिकन लड़की से शादी करा दूं, जाहिर सी बात है अमेरिकन लड़की से शादी हो जाती तो वहाँ का सिटीजनशिप मिल सकती थी। तो उसने कोशिश की, मैं उसकी खुशी के लिए एक वकील से भी मिला जाके, उसने एक चाइनीज़ वकील से मेरा इंट्रोडक्शन कराया, उसने बताया, तो वकील ने बताया कि अगर आप मैरिज ऐसे करते हो तो इसमें ये है, ऐसे करते हो तो ये, उसने पूरा लॉ बताया हमें। ठीक है, मुझे करना तो कुछ नहीं था, तो मैं तो भाई साहब को खुश करने के लिए गया था कि चलो इनकी खुशी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार मैं इंडिया जाके आता हूँ तो फिर वापस आके देखता हूँ मैं। तो इस तरीके से वो मौका मेरे लिए बहुत अच्छा था। वो खुद भी वहाँ का सिटीजन था जो मेरा क्लाइंट था, तो उसने बहुत कोशिश की कि मैं वहीं पे जम जाऊँ और वहीं पे काम करूँ, बट क्योंकि यहाँ पे सब अच्छा था, तो मेरे को कोई ऐसी इंडिया से ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि मैं बाहर जाके सेटल हो जाऊँ, तो इसलिए फिर मैं यहीं पे रुक गया। तो सर आपके अंडर कितने डिटेक्टिव हैं? अभी जो हमारी कोर टीम है वो करीब 18 लोगों की है। और लेकिन जो ऑल ओवर इंडिया में मेरे एजेंट्स हैं, जो फील्ड एजेंट है, वो 100 से ज़्यादा हैं। हर स्टेट में होंगे? हाँ, हर जगह पे है, मेट्रो सिटीज़ में हैं, जो बड़े सिटीज़ हैं, टायर 2 सिटीज़ हैं, सभी जगह है। जनरली जो मेरे एजेंट है 80% जो है वो IB से, रॉ से और CBI से रिटायर्ड लोग हैं। जो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या कांस्टेबल जो रिटायर हो जाते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हमारे लिए काम करते हैं, एक्सक्लूसिवली काम करते हैं, लेकिन पेरोल पे काम नहीं करते उनको, क्योंकि एक सरकार पेंशन देती है। तो जब हमें ज़रूरत होती है उनकी तो हम उनको केस भेजते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वापस हम अपना काम कर लेते हैं उनके साथ। से तो ये मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी एक्चुअली। तो सर हमारे एक सेगमेंट है नोइंग आवर गेस्ट, जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे हम कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप गाने वगैरह का शौक रखते हैं? हाँ, गाने का शौक रखते हैं, सुनना मेरे को अच्छा लगता है। गाना नहीं यानी गाना भी अच्छा लगता है, मतलब गा नहीं पाता क्योंकि आवाज़ बेसुरी है। कोई नहीं, तो इसलिए। तो आपके फेवरेट सिंगर सर कोई? फेवरेट सिंगर तो ऐसे मतलब सभी अच्छे लगते हैं, मतलब नहीं फिर भी कोई जैसे आप जिसकी ज़्यादा सुनते हो गाने? मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ तो मुझे गुरदास मान ज़्यादा पसंद है। तो एक टाइम पे गुरदास मान के काफ़ी ज़्यादा गाने मेरे को जो है याद भी थे, और मैं गुनगुनाता भी था, अभी भी गुनगुनाता हूँ जब भी ऐसे। तो सर पिक्चर भी देखते होंगे? हाँ, पिक्चर। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर मतलब आमिर खान अच्छे लगते हैं। आमिर खान की हम फिल्में देखते हैं। एक टाइम पे सन्नी देओल भी अच्छे लगते थे, शाहरुख खान भी अच्छे लगते हैं, उनकी फिल्में भी देखते हैं। तो काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में जो हैं वो कंटेंट जो है उनका, जो प्लॉट है वो अच्छा होना चाहिए, बाकी सभी अच्छे ही हैं। और सर कोई एक्ट्रेस ऐसे कोई खास पसंद नहीं है, मतलब पिक्चरों में सिंगल हो ऐसे तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सभी अच्छे लगते हैं, मतलब फिल्म के हिसाब से देखते हैं हम। कोई ऐसा फेवरेट नहीं है। नहीं। सर आपकी कोई हॉबीज? चेस खेलना पसंद है मुझे। चेस खेलते हैं आप? हाँ जी। रेटिंग क्या है सर आपकी? मेरी अभी फेसबुक पे रेटिंग है 13.5 के आसपास। जी। तो 14 तक चला जाता हूँ मैं। लेकिन जैसे ही 14 तक जाता हूँ
क्योंकि वहाँ पे फिर बड़े प्लेयर आ जाते हैं, 50 वाले भी आ जाते हैं, 15 वाले भी आ जाते हैं, तो इसलिए फिर रेटिंग गिर जाती है, नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो सर आप डिटेक्टिव हो तो आपने ज़रूर डिटेक्टिव की वेब सीरीज़ मूवीज़ देखी होंगी। जी जी। आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी? मेरे को एक फ़िल्म पसंद है बहुत, 16 दिसंबर। ओके। डैनी की फ़िल्म थी वो। ओके। बहुत मशहूर हुई फिल्म, और मिलन सोमन भी थी उसमें। ओके। तो अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो मैंने आपको कभी बड़ा नहीं मज़ा आएगा। देखूंगा तो मैंने बहुत बार देखी है वो फिल्म। ओके। जब जब आप देखते हो तो आपको मतलब अच्छा लगता है वो फिल्म, और रियल डिटेक्टिव स्टोरी है। मतलब बॉलीवुड की वो मतलब कुछ फिल्में ऐसी हैं, हाँ, जो डिटेक्टिव से रिलेटेड है। उसमें एक मुखबिर पिक्चर आई थी, सुनील शेट्टी थे उसमें। ओके। और एक नया एक्टर था, उसका नाम नहीं मुझे पता। तो वो भी अच्छी मूवी थी मुखबिर। उसके अंदर जो रियल डिटेक्टिव काम करते हैं वैसा दिखाया गया है, जो अंडरकवर काम करते हैं उस तरीके से दिखाया गया। वो नहीं दिखाया जैसे फालतू का दिखाते हैं। मसाला फिल्म नहीं थी मतलब। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच।